Our old friend, Mr. Manishankar Chauhan with us. Manishankar Chauhan साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपको देख के बहुत मुस्कुराहट, चेहरे में बहुत मुस्कान है आपका जी। मस्त रहो मस्ती में। अब आप खुशी मना रहे हो कि एनसीपी जो है वो टाइटल जो है उधर अजीत पवार के पास चला गया और जो घड़ी है वो भी चली गई, या आप इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अब आपको नई पार्टी का नाम देना पड़ेगा और नया इलेक्शन सिंबल मिलेगा? मतलब क्या कर रहे हैं सर, बताएं। सर ये पवार साहब के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो उनके पार्टी का सिंबल और नाम चला गया? नहीं, पहली बार। पवार साहब वो योद्धा है, जब जब उन पे ऐसे आघात होते हैं तो वो बहुत ताकत के साथ में सामने उभर कर आते हैं। उन्होंने अपनी ताकत समूचे देश को दिखाई है जी। तो हम सर उसमें क्या दुख मनाए कि हमारी पार्टी का सिंबल चला गया या हमारे पार्टी का नाम चला गया। हम तो खुशी उसमें मनाते हैं कि आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे, उनके विचार हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। और अशोक चौहान जी के जाने के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने वालों को तो सिर्फ बहाने होना चाहिए होता है जी। मैं समझता हूं आज जो कांग्रेस पार्टी ने अशोक चौहान जी को इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी कुछ मजबूरियों के तहत अशोक चौहान जी अगर बीजेपी में चले गए तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे जो व्यक्ति जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं लिखते। इन्हें मौका मिलता है इतिहास लिखने का, लेकिन वो इतिहास नहीं लिख सकते। आपको याद होगा, अगर इन्हीं के तरह अगर सरेंडर अगर राजगुरु जी हो जाते, शहीद भगत सिंह जी हो जाते, आपके महात्मा गांधी जी हो जाते, वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते, तो क्या सर वो इतिहास लिख पाते? मैं तो कहता हूं कि अशोक चौहान जी को बहुत अच्छा मौका मिला था। उन्होंने खुल के कहना चाहिए था बीजेपी को, जो आपको करना है करिए, मैं आपसे नहीं डरूंगा, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के साथ रहूंगा। लेकिन आज जिस कांग्रेस ने इतना सब कुछ देने के बाद अशोक चौहान जी अगर कुछ हालात की वजह से उधर चले जाते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति जब अगर किसी व्यक्ति पे आती है तो मैं समझता हूं कि हथियार डालने से अच्छा आप राजकीय संन्यास ले लीजिए, उसमें आपकी इज्जत रहेगी। इस तरह से जो आप पाला बदलते हो, ये लोगों की नजर में आप कितने गिरते हो, ये आपको ही आत्मचिंतन करना होगा। जी मणिशंकर जी, ये एक चीज बता दो कि अशोक चौहान जी ने कहा कि आई डोंट हैव फेथ इन व्हाट द कांग्रेस इज डूइंग 2024। बोले कि कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई ऐसे फाइट देने का मोदी जी का वो कुछ प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये उनका लीडरशिप पे उन्होंने कहा कि देयर इज अ डेफिसिट कॉन्फिडेंस, देयर इज नो कॉन्फिडेंस। अशोक चौहान जी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं लीडरशिप पे। और आगे जाके क्या ये एमवीए पे भी रिफ्लेक्ट होता है कि एमवीए के लीडरशिप पे कोई उनको भरोसा नहीं है कि आप चुनाव जीत पाओगे या कोई आपका स्ट्रेटेजी चल रहा है। तो व्हाट इज इट? इज इट अ डेफिसिट? No confidence in the leadership of Rahul Gandhi, no confidence in the leadership of MVA। क्या धीरे धीरे आपके घटक दल के एक एक नेता लोग टूट टूट के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? कभी बाबा सिद्दीकी इस तरफ जा रहे हैं, कभी मिलिंद देवरा इस तरफ चले गए, आज दिग्गज नेता अशोक चौहान। Is it showing, is the MVA finished? Is the MVA off? How do you see it, मणिशंकर जी? सर ये तो वो मौका परस्त नेता है जो अपने भलाई के लिए मौका ढूंढते हैं। आपको सोचना चाहिए, जिस पार्टी ने आपको इतना सब कुछ दिया उसके बावजूद आप पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हो। और मैं बोलता हूं ऐसे जो भागने वाले नेता होते हैं ना सर, इनकी वजह से कोई पार्टी स्टैंड नहीं होती है। पार्टी स्टैंड होती है कैडर की वजह से, कार्यकर्ता की वजह से। और जो कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस पार्टी में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है, वो ही नेता जो आज भागे हैं, कल उनको पश्चाताप होगा कि हम तो भाग गए। लेकिन ये जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, देखो आज भी लड़ रहे हैं। आपको याद होगा सर, जब अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार जब सरकार बनाई थी दिल्ली में, तो उनके पास कौन से नेता थे? उनके पास कैडर था, उनके साथ में जनता थी। और ये जो इस देश का भविष्य है वो इस देश की जनता तय करती है कि हमें सरकार किसके हाथ में देनी है और किसके हाथ में नहीं देनी है। ऐसे जो नेता जो मौका तलाश करते हैं उनके बारे में ना कहा जाए तो ही बेहतर है। और कौन सा शरद पवार जी के साथ नेता थे जब शरद पवार जी अलग हुए? उनके साथ मैं वही तो कहना चाहता हूं सर, नेता नहीं थे। नेता बनाए।
नेता नहीं थे, कैडर था, जी। देश की जनता थी जिन्होंने पवार साहब का साथ दिया। नेता तो भाग जाते अपने फायदे को देखते हुए। और आज जिस तरह से देश का माहौल है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो ये तो डर गए तो वो बीजेपी में चले गए, और जो नहीं डरे वो जेल में चले गए। आज ऐसी हालत इस देश के हो गए। लेकिन ये बताएं जी, अजित पवार जी ने कहा कि मुझे लोगों को न्याय देना था, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय देना था, जो लोग हमारे पास आते हैं उनको हमको न्याय, समाज को न्याय देना था, अजित पवार जी। तो ये एक चीज है कि सत्ता में कब तक रहे, यानी ये चीज है कि 10 साल मोदी जी के हो गए। अब मोदी जी के यही बोलना है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और आगे जाके मोदी जी बोल रहे हैट्रिक, 100% हैट्रिक होने वाला है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल मोदी जी का है, और ये पूरे, तो क्या ये फैक्टर बन गया कि दिग्गज नेताओं को मालूम पड़ा कि अब हैट्रिक भी होने वाला है, 400 पार भी होने वाला है, और महाराष्ट्र में अगर मोदी जी आगे 2024 में महाराष्ट्र में भी सफाई होने वाला है, तो कितने कितने साल हम लोग विपक्ष में रहेंगे विदाउट प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पीपल। अजित पवार जी का कहना है इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन डेमोक्रेसी, और इसलिए हम लोग ये किए। तो आप मणिशंकर जी, क्या ये क्लियर कट ऑन द वॉल्स लिखा हुआ है कि 2024 इज फॉरगॉन कंक्लूजन, जिस प्रकार से अजित पवार जी बात कर रहे हैं, अशोक चौहान जी बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी इस तरफ गए, मिलिंद देवरा इस तरफ गए? ये सब लोग तो सर मैंने कहा ना अपने फायदे के लिए चले गए। और अगर मोदी जी इतना दावा करते हैं मोदी की गारंटी, तो मैं कहता हूं मोदी जी ये गारंटी और दे दीजिए इस देश को, जो इस देश की जनता और विपक्ष चाहता है। ईवीएम की जगह आप बैलेट पेपर तो ला दीजिए। जब आपको आपके ऊपर इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको, आप कहते हो मैंने इतना विकास किया, तो कम से कम एक बार जो इस ईवीएम पर लोगों को शंका है, उस ईवीएम को साइड में कर आप बैलेट पेपर पर तो इलेक्शन ले लीजिए। तब पता चल जाएगा कि आपकी क्या गारंटी है और कौन कितने पार होता है। आपको लगता है ऐसा होगा? मुझे बिल्कुल होगा सर। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, ये जो नेता भाग रहे हैं, ये इनकी भी समझ में आ गया है कि ये सारा चक्कर ईवीएम का है। हम कितनी भी उछल कूद कर लेंगे फिर भी सत्ता में नहीं आएंगे, ये बात वो समझ गए। और सारी जो केंद्रीय यंत्रणा है वो किसके इशारे पे काम कर रही है, सारे देश को पता है। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं मणिशंकर चौहान साहब, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, क्या इस बात पर राजी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसको उसमें एक कहावत है सर, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना। तो सर कोई कैसे ईवीएम को हटाने की बात मान लेगा जब उसको पता है कि हाँ मेरी जान ही इसमें अटकी हुई है। तो ये नेता भी जो जानते हैं कि ये सब ईवीएम का चक्कर है, इसलिए धीरे धीरे भाग रहे हैं ये लोग। और ये जो भाजपा की सरकार है, ये ऐसे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया था। अगर अशोक चौहान जी आदर्श घोटाला नहीं किए होते तो आज क्या उन पर नौबत आती बीजेपी में चले जाने की? कल तक जो बीजेपी और हमारे सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनको भ्रष्टाचारी कहते थे और उन पे आरोप लगाते थे, आरोपी कहते थे, आज उन्होंने उनको इतने सम्मानजनक रूप से अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आज उनको वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम सब तरफ से क्लीन कर दिया। मणिशंकर जी, शरद पवार साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इन महाराष्ट्र इज ऑफुल, लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज है, ये जंगल राज पवार साहब ने कहा, शरद पवार साहब ने। सुप्रिया सुले जी ने आगे जाके कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी हैज नॉट परफॉर्मिंग वेल एज अ होम मिनिस्टर, और यहां तक पहले भी इन्होंने रेजिग्नेशन मांगा था होम मिनिस्टर का। जो फायरिंग इंसिडेंट्स हो गए उल्लासनगर में, फायरिंग विद इन द पुलिस स्टेशन, बीजेपी रूलिंग पार्टी एमएलए, और आगे जाके फिर फायरिंग इन बोरीवली जो हम लोग देखा जिस प्रकार से। तो एक के बाद इंसिडेंट्स जो हो रहा है, खुलेआम फायरिंग, फिर वो कोयता गैंग जो है पुणे में, कोयता गैंग कोयता लेके बिंदास घूम रहे हैं, लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। क्या ये एक जंगल राज जो शरद पवार साहब कह रहे हैं, वी आर सीइंग दैट, एंड सुप्रिया सुले जी सिंह Fadnavis cannot operate because triple engine है, he is under pressure. How do you see that, मणिशंकर जी? सर आप थोड़ा सा बैक में चले जाइए। जब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पास में होम मिनिस्ट्री थी, और जब देवेंद्र फडणवीस साहब जब होम मिनिस्टर होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स
घटते हैं। जब होम मिनिस्टर थे, सीएम थे, तो नागपुर में आप देख लीजिए क्राइम का रेट कितना ऊपर चला गया था। मुन्ना यादव जैसे व्यक्ति को, जो इतना बड़ा गुंडा था, उसको सरेआम चेयरमैन बनाया जाता है। और आज जो चल रहा है कि एक एमएलए, बीजेपी का एमएलए पुलिस स्टेशन में जाकर फायरिंग करता है, 5 राउंड चला देता है, और उसके बाद में फेसबुक लाइव करके एक एक्स कारपोरेटर को मार दिया जाता है। ऐसे कितने इंसिडेंट्स है। और आज एक तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटित हुई है, जिसको मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था। ये कनकवली का एक इंसिडेंस है। कुछ असामाजिक तत्व है जो एक व्यक्ति को मार रहे हैं, उसके बच्चे भी वहां से चिल्ला रहे हैं, उसकी बीवी भी चिल्ला रही है। वो उसको इसलिए मार रहे हैं कि सिर्फ कह रहे हैं कि बोलो श्री राम, जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। तो सर, ये आज देश को ये किस और ले जाना चाहते हैं। और हमारे एमएलए है नितेश राणे जी, वो खुलेआम बोलते हैं मेरा बॉस सागर बंगले पे बैठा है, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये आप सोचिए सर कि ये जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, ये तो अघोषित आनी बानी की तरफ लेके गया हुआ है हमारे देश को। और ऐसे इंसिडेंट्स अगर आप उसको प्रोत्साहित करते हो, उस पर कार्रवाई नहीं करते हो, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जी को जितना जानता हूं कि ऐसे 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 भी अगर इंसिडेंट्स हो गए, तब भी सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब किसी भी कीमत पर अपना राजीनामा नहीं देंगे। मैं इतना बहुत अच्छे तौर से आदरणीय फडणवीस साहब को जानता हूं। लेकिन चौहान साहब ये बताएं कि ये सब चीज़ें होने के बाद जिस प्रकार एनसीपी छीन ली गई, नाम छीन लिया गया, चला गया आपके हाथ से, इलेक्शन सिंबल भी चला गया, तो इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं उनके दिल में इस वक्त क्या है? क्या उत्साह है, रोष है, डिप्रेशन है, क्या है? नहीं सर, देखिए क्या है, आप हमसे हमारा सिंबल छीन सकते हो, हमारे पार्टी का नाम छीन सकते हो, हमारे कार्यकर्ता की हिम्मत और साहस नहीं छीन सकते हो सर। रोष तो हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत है, वो आपको देखने में भी मिलेगा इलेक्शन में। इलेक्शन में हमारा कार्यकर्ता किस ताकत के साथ इसका सामना करेगा, वो आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। ये बताएं सर, सॉरी सर, नहीं आप बात कर रहे हैं, छोटी सी चीज है। यस यस। अब पता नहीं इसके ऊपर हास्यास्पद है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरा कमेंट करें। संजय राउत साहब ने कहा आप अशोक चौहान जी उधर चले गए हैं, तो अब अशोक चौहान जी भी कांग्रेस का नाम और सिंबल ले लें, उसमें क्या है? ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। इस देश में तो अघोषित आनी बानी लागू हो गई है। कल चल के सर भाई देखिए, जितने भी लोग छोड़ के गए हैं, जैसे शिवसेना के लोग इस तरफ चले गए, शिवसेना का नाम भी उनको मिल गया, सिंबल भी मिल गया। एनसीपी के लोग एनसीपी छोड़ के गए, उनको एनसीपी भी मिल गई, उसका सिंबल भी मिल गया। तो अब व्हाई शुड अशोक चौहान साहब भी बिहाइंड, उनको भी मिल जाना चाहिए। क्या समझते हैं आप सर? मतलब इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग, कोई हैरानगी की बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। सर ये तो वैसी ही बात हो गई। आज अमित शाह जी और मोदी जी में बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। कल चलकर अगर दोनों में लड़ाई हो जाए और अमित शाह जी कहे कि भाई 275 तो मेरी, 275 में से 200 लोग मेरी फेवर में है, तो बीजेपी पार्टी मेरी हो गई, आप निकलिए, तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना सर। लेकिन जिस तरह से जो इस देश का माहौल जा रहा है और बीजेपी जो नींव रख रही है, ये आगे चल के ये उनके लिए भी बहुत दुखदाई होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता। लेकिन प्रदीप जी, ये लगता नहीं आपको कि पहली बार मैंने देखा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, इवन एट द टाइम ऑफ व्हेन चंद्रशेखर जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, तब भी नहीं हुआ ये कि आज ये पार्टी टूट रही है, कल वो पार्टी टूट रही थी, परसों कोई और पार्टी टूट रही। इतनी पार्टीज टूटते हुए मैंने कभी नहीं देखा। आई फाइंड इट स्ट्रेंज। ये क्या हो क्या रहा है मणिशंकर चौहान साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन? फाइनली वील हैव ओनली, जैसे प्रदीप जी अक्सर कहते हैं, फाइनली वील हैव वन पार्टी रूल, सिंगल पार्टी, दैट्स इट। सब उसमें लीन हो जाएंगे, बीजेपी। सर पार्टी टूट नहीं रही है, पार्टी को तोड़ा जा रहा है। और कैसे तोड़ा जा रहा है सर, जो कैसे तोड़ा जा रहा है, ये सारा देश आंखें खोल के दिख रहा है। जो हमारी सुप्रिया ताई जी कहती है, हमेशा कहती है, आइस का यूज किया जा रहा है। आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, जिस तरह से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उस वजह से इस पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। लेकिन
कहते हैं ना, जो अपने लिए खड्डा खोदता है आगे चल के उसमें गिरता ही है, वो दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है कल चल के गिरेगा उसमें। तो ये इसको फेस तो कल, आज नहीं कल बीजेपी को करना होगा। ये उस समय उनको समझ में आएगा कि ये दूसरों के घर पे जब हम पत्थर उछालते हैं और वो पत्थर जब हमारे घर पर आता है तो क्या तकलीफ होती है। मणिशंकर जी, शरद पवार जी वॉज एन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर एंड बहुत कॉन्फिडेंट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर था एंड ही वॉज देयर फॉर नियरली 10 years इन द सेंटर एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आज जो फार्मर्स रैली, फार्मर्स प्रोटेस्ट जिस प्रकार से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो कांग्रेस का कहना है, घटक दल कांग्रेस का कहना है झूठ की खेती। बोले किसानों को बीजेपी कभी न्याय नहीं दे सकते, जो किसानों के राह पर खिले बिछाते हो, जो किसानों के राह पर खिले जो बिछाने का प्लान करते हैं, वो उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते किसान को हमको न्याय मिलेंगे। आगे जाके खड़गे साहब ने कहा कि ये 3 काले कानून जो थे, फार्म लॉज, द 3 फार्म लॉज, भले आप वर्बली बोल रहे कैंसिल हो गया, बट नो नोटिफिकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द लॉ हैज बीन इशूड। मणिशंकर जी, शरद पवार जी बहुत इसमें इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर प्रोसेस में, कैसे आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देखते हो अभी? सर मुझे तो वो बात याद आती है जब सरकार किसी की भी हो, चाहे मैं तो आपको यहां से बोलता हूं कि जब अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की और जब हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे आंदोलन करते थे, तो उस आंदोलन को कुचलने से पहले उनके लोग आते थे, पूछते थे भाई क्या है, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या है। लेकिन ये सरकार तो इतनी गेंडे की चमड़ी की है, आप प्रोटेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो तो एक भी बंदा आपको पूछने ही नहीं आता। बस फर्क इतना है कि अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, ये हमारे सामने में कील ठोक रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। और टीयर गैस शेल्स। हाँ सर, ये मैं वही कहा ना कि उन्होंने तो गोलियां चलाई थी, बस आप ये सारी चीजें गोलियों के इक्विवेलेंट सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन जहां तक के कांग्रेस का उद्धव ठाकरे सेना का प्रश्न है और शरद पवार जी का प्रश्न है, अब शरद पवार जी की पार्टी का नया नाम क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड सुप्रीम कोर्ट कब सुनता है, कब सुनवाई होती है, क्या होता है। आई डाउट इट वेरी मच कि मुझे संदेह है कि ये चुनाव के पहले तो होने वाला नहीं है। यू लोकसभा के पहले तो डेफिनेट नहीं करेंगे सर, ये लोग नहीं होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नया नाम होगा, नया सिंबल होगा। और शरद पवार जी के लिए जैसा आपने कहा कोई ये नई बात नहीं है। और अगर मैं शरद पवार जी को जानता हूं, अब शरद पवार जी 40 साल और जवान हो जाएंगे अगर मैं उनको जानता हूं तो बिल्कुल बिल्कुल उनमें जो अब ऊर्जा आएगी, क्योंकि भैया ऐसा है जब शेर जाग जाता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है फिर उसको कंट्रोल करना। तो अब आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा आगे, ये बताएं जरा। अपने काडर को आप कैसे कंसोलिडेट करेंगे, किस तरीके से लोगों को आप संगठित करेंगे, क्या करेंगे, वो जरा बताएं अगर बताना चाहते हैं तो। सर अभी तो इतिहास लिखा जाएगा सर, और हमेशा जब जब पवार साहब के साथ में सिंबल चला गया, पार्टी का नाम चला गया, तो वो उस समय आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब एक खूंखार शेर हो गए। और आप इस समय भी अभी पवार साहब को देखेंगे, उनकी एज पे ना जाइएगा, उनके हौसले पे जाइएगा, उनकी इच्छा शक्ति पे जाइएगा। जो एक आवाज अगर वो उठा देते हैं तो कार्यकर्ता संगठित हो जाता है, और वो ऊर्जा भरने का काम आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। मुझे आज भी याद है कि विधानसभा में जब सारे चैनल्स बता रहे थे दोनों पार्टियां मिलकर, कांग्रेस 20 सीटें, एनसीपी 20 सीटें, मुझे आज भी याद है आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने जब विदर्भ का दौरा किया तो आप उसमें देख लीजिए कि कांग्रेस की सिर्फ राष्ट्रवादी की सीटें नहीं, कांग्रेस की भी सीटें इस बार बढ़ी। तो जब जब पवार साहब जहां जहां ये सभाएं करेंगे 101% वहां पर हमको फायदा होगा और हमारी सीटें आएगी। और आज भी इस महाराष्ट्र की जनता का विश्वास आदरणीय पवार साहब पर है, ये आपको भी मान लेना चाहिए सर। मणिशंकर चौहान साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी 400+ क्लियर कट बोल रहा है कि 400+ और हैट्रिक है। नाउ आप जहां इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस आपका जो है टारगेट कांग्रेस 53 से लेकर 272+, इंडिया अलायंस हैज टू रीच देयर। इट हैज, पवार साहब ने सीमेंट किया था इनिशियली, पवार साहब ने ममता बनर्जी को लेके आए, नीतीश कुमार को लेके आए, अलग अलग लोगों, और पवार साहब भी केपेबल है, केसीआर और उनसे वाईएसआर से बात करने में कैपेसिटी है उनका। मगर आज जिस प्रकार से इंडिया अलायंस बिखर गया है,
ये 272 प्लस कैसे पहुंच जाएंगे? बिकॉज ये सबको जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है वो भी दे ट्राइंग टू फिक्स इट ऑन कैसे होगा, कैसे होगा। ममता बनर्जी अलग हो गए, नीतीश कुमार अलग है, केसीआर वाईएसआर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज पत्थरबाजी की है दोनों स्टेट में। तो वेयर हाउ कैन यू गेट सीमेंट एवरीबॉडी टू गेट 272 प्लस? मणिशंकर जी, बहुत बड़ा चैलेंज है आपका। बिल्कुल सर, और ये बात मैं आपको दावे के साथ बता देना चाहता हूं, ये सारा तय कोई नेता नहीं करता है, इस देश की जनता जनार्दन जो है वो तय करता है। आपको पता होगा यही बीजेपी दो सीट पे थी, आज वो 302 पे है। ये उसको 302 पे पहुंचाने वाला कौन है? इस देश की जनता जनार्दन है। ये अपना मूड जब बना लेती है ना, तो उसके लिए कोई 400 पार नहीं, वो आपको 40 के अंदर भी लपेट लेती है। ये जो आज घमंड जो इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा है हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो हर जगह गारंटी देते हैं तो भाई जो भ्रष्टाचारी कल तक आप जिनको कहते थे, फिर आज आप उनको अपनी पार्टियों में किए होते हो। जब आपने इतने अच्छे काम किए तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को आपको अपनी पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए। क्यों आप देश की जनता के साथ में विश्वासघात करना चाहते हो? अगर आपको अपने आप पर इतना ही भरोसा है, आप इतने ही कॉन्फिडेंस है, तो मैं कहता हूं, दावे के साथ आपको कहता हूं, एक बार आप ईवीएम तो हटा के देख लीजिए, उसके बाद में कहेंगे। अगर आप 400 पार हो जाए तो फिर हम भी आपको सैल्यूट करेंगे। लेकिन ईवीएम तो जाने वाले हैं नहीं। यार फिलहाल मणिशंकर चौहान साहब, लव योर कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली लव योर Absolutely confident. He's very and love the smile on your face. Yes. Keep it up. Keep Thank smiling, you, keep confident, keep fighting. Thank you very much. Thank you, thank you. Namaskar. Thank you so much. नमस्कार। Well, I don't know about the workers in the NCP, but the fact remains that as far as anybody who's in power usually is able to control a political party as well. That usually happens. Unless and until the workers know that this particular dispensation is not going to last for a long time. And there is no indication of that right now. Sir, I mean, we have been discussing this. It's actually a role model for the management students how to decipher this. You got an organization, as you say, 150 years old organization. It says it can win, but the leaders are not inspired. The leaders are breaking off. The alliances are breaking off. Is it reflection on Rahul Gandhi's capacity as a leader? His entire upbringing as a leader? Is he failing to inspire the rank and file, the organization? Here it's very interesting you say that, Pradeep. Because Pradeep ji, what did Mr. Ashok Chavan say? Ashok Chavan साहब ने ये बात कही कि he has been trying for the last 2 years, 2 साल, to get a one-on-one meeting with Rahul Gandhi. लेकिन राहुल गांधी जी के आसपास जो उनके सलाहकार हैं, they were not able to arrange for a one-on-one meeting with a former chief minister of Maharashtra. And a very senior leader. I mean, come on, how can you do that? And when you do that, then you suffer. That's it. मतलब ये समझ में नहीं आया। अशोक चौहान साहब बोलते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि सारी जिंदगी हमारे पूरे परिवार ने कांग्रेस में बिता दी और हमें ही वक्त नहीं मिल रहा राहुल गांधी के साथ 2 साल से प्रदीप, 2 years. And strategy, we are trying to understand that बार-बार हम लोग पूछ रहे हैं 53 से 272 कैसे आएंगे? नहीं आएंगे. We want to convince ourselves that this is going to be a great fight. 53 से 25 आ जाएंगे शायद कांग्रेस के. I don't know about NCP and about the rest of the people. NCP may get a few. I'm not really sure. It all depends on how many people really are. Now, if Baramati mein Ajit Pawar is fielding a candidate, now what are we seeing? The Baramati itself is gone. It may be where very. will Supriya Sule fight from? It may be very difficult. Supriya Sule will fight from Baramati, and then you have Ajit Pawar's candidate. There'll be Sule versus Pawar, so it'll be. So we were discussing Milind Devra. What will happen? Arvind Sawant. Ultimately, Milind Devra broke off. देखिए साहब, जहाँ तक अरविंद सावंत साहब का सवाल है, अरविंद सावंत कैन नॉट बी रिटन ऑफ स्टिल, क्योंकि साहब अरविंद सावंत का जहाँ तक प्रश्न है, अरविंद सावंत जी जो हैं वो बड़े, उनके साथ में कांग्रेस का वोट है, पुराना शिवसेना का वोट है और मुस्लिम वोट है। वो मुस्लिम वोट जो है वो मिलिंद देवरा की तरफ नहीं जाएगा, लेट्स बी वेरी क्लियर, दैट विल गो टुवर्ड्स द उद्धव ठाकरे सेना। सो मिस्टर मिलिंद देवरा विल हैव टू रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड कि एक तो बीजेपी का वोट उनकी तरफ आ जाएगा, उम्मीद करते हैं वो ऐसा होगा,
जो पुराना मारवाड़ी वोट जो है वहाँ पे वो अगर शिफ्ट हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मिलिंद देवरा जी के लिए इट इज़ नॉट अ केक वॉक, इट इज़ गोइंग टू बी समवॉट डिफिकल्ट फॉर हिम, दैट्स व्हाट आई थिंक। Because if you look at the entire Muhammad Ali Road, that entire area, that constitutes a huge percentage of votes for for the South Bombay constituency, and Mr. Milind Deora may find it difficult to win. Well, I believe that it's going to be a clean sweep for him. I think I think it's going to be a clean sweep for Milind Deora. The way I see it, BJP is going to go en masse voting for him. You know, Eknath Shinde ji has some portion of the votes. It'll go for him, vote for him, and the probably Murli Deora's entire old crowd will see an opportunity for Milind Deora, and there'll be an en masse voting for him. Now, I find that very convincing, and I think that Milind Deora will make it this time as an MP. That is if he gets the ticket. Now, if he doesn't, if there's other plans. Right. We'll discuss that when the time comes.